हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। मार्क्स ने नौकरानी से कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद की जरूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से इसको देखा तो वह लगभग 32 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं इसको देख रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर इसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में नहीं छुपाना चाहिए था और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वह कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो, मैं जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वो कहने लगी, तुम्हें ईश्वर का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुंचाऊंगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहां भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने के लिए एक हल यही है कि तुम उस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी टंकी ठंडा पानी से भरा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं ही देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसको कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद ही पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले क्षण वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां टंकी का ढक्कन बंद कर नीचे चली आई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसे चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सो रख कर उठ रही हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप किसी की तलाश कर रहे हैं क्या? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहला
वाला कहने लगा, मैडम जी वह इस घर में भी नहीं है। मेरा ख्याल है इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून की सांस ली। उनकी आपस में बातों से पता चला कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गई हैं। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से थर-थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहां न जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ी होश आई। मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी दे ही देती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे लग रहा था कि वह एक मुजरिम नहीं है। थोड़ी देर तक उसकी हालात में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यही कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं मुजरिम मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहां की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर कि वह मुंबई जेल की जेलर है मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होने के मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हैं? वह कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अगर आपको भी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं यह सब आपके लिए भी पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ की क्या हालात है। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो सुनो। मेरे नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मैंने पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए। काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपया भी रिश्वत लेना गंवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबों के कारण मुश्किलों से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐश और आराम है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते हैं, तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता। खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र न कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर लग जाऊंगी? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबर से परीक्षा सब पास कर लेगी तो। हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगाऊंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन 2 चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिता का तो वह हाल था कि वे ईमानदार और फर्ज पर जान भी दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में लग गई है और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया है। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई जेल के जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट दी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मुंबई जेलर सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने जैसे जिंदगी की सारी खुशियां पाली थी। मेरा
सपना सच हो रहा था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा था कि जेल में बहुत बहुत से तरीके की परेशानियां हम तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी रेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहां पर कैद थी। शुरू शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास एक पावर थी। जब मैं वहां सैल्यूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उसका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। उसकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी फिर क्या हुआ, आगे बताओ। वहां सांस लेकर दोबारा शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहां औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उनके बाद औरतें नाश्ता करती थी और उनके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया जाता था ताकि वह वहां से निकलते तो कुछ बनकर निकलते। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लगता गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग सेल में रखा गया था। मुझे अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम करती थी बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह से जिसको मर्जी मार पीट लेती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझसे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह से बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सुखाना शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी में वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तरक्की हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक आला अफसर मनीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात रखते थे जैसे मेरे पिताजी के थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़्यादा ही खुश की जिंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डब्बे अंदर जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीजें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इस तरह के रोजाना देसी घी के डब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डब्बे की तलाशी ली। उन डब्बे में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर अंदर मालूम करके बताओ, यह देसी घी के डब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की ज़रूरत भी नहीं होती थी
कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी, इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही कई डब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरे नजदीक यहाँ नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर मुझे सुनाई, वह सुनकर मैं भी दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने जासूस से कहा, मुझे इन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए, उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वह औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो वह काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा कमाल इसी देसी घी का है। यह इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तरफ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहां रात को जाकर जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा कि लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उससे मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहले चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात यह कि जेल के आखिरी वाले कमरे अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ पूछ कर इनको मोहतात करने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो वह मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात को 11 बज रहे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरा था कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, वो नींद की दवा मैडम को दी है, उसने असर कर दिखाया है। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वह दोनों वहां से चले गए। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जेल में जिसकी मुझे खबर नहीं थी और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। इसकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है वहां पर। उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं कि वहां क्या हुआ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहां सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। मैं वापस घर चली गई। घर आकर मैंने सोची कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वह बात कर रही थी। उसके बाद वह रात को दोबारा ड्यूटी पर जाते हुए मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैं वह पीऊंगी नहीं। उसे मैं बेसिन में बहाकर खाली कप रखकर आंखें बंद करके ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने के लिए आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ इस अंधेरे कमरे में वह औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहां उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चीख कर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं
यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वह औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों की या कितने महीनों से यह काम किया जा रहा था। वह औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस कार्य में मेरे ऑफिस के लोग शामिल थे। मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। इसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वह उनके सर पर खड़ी थी। वह सुरंग खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोजाना की 3-4 घंटे सुरंग खोदने में लगा देते थे। वहां खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैं तुम्हें किसी से बात करते हुए सुनी थी। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ न बताया, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ, तब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा और तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। मैं अभी फोन उठाई ही थी कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और बेहोश होकर मैं वहीं गिर गई। जब होश में आई तो मैंने देखा कि मैं जेल में हूँ और एक कमरे में कैद हूँ। मुझे याद आया कि फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार किया था। वो दोनों लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार कर दिया था। मैं होश में आई तो देखा कि वह अकेली नहीं थी, जो उसके साथ थी वह भी उसके साथ में थी। लेकिन उसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों में को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहां की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था। उस देसी घी में खास स्टेरॉइड्स मिलाए जाते थे, जिससे रोजाना प्रतिदिन इस्तेमाल के से इंसान को उसकी आदत हो जाती थी। यह देसी घी चोरी चोरी अंदर बेचा जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। यह सारा काम रात का वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने यह सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म में मेरे सामने कबूल किए, लेकिन यह नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहां तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा रखा हुआ था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे तब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और इसका बयान इसकी इसी कमरे में ही रिकॉर्ड करती थी, जो बाद में एक सबूत के तौर पर मेरे काम आता था। उसने मेरी तरफ से न्यायालय को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत और पोस्ट कर दिया, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर आई, कमरे में आई, तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी हुई है ताकि मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, पर मैं यह काम कैसे करूँगी यह मैं भी नहीं जानती हूँ। तब मैंने कहा, मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और अगर यदि मुझे यह नौकरी मिल जाती है तो मैं आपका वो कैमरा आपको लाकर दे सकती हूँ। मैंने बहुत शिद्दत से तैयारी की और इंटरव्यू दिया। इसकी तैयारी मुझे गौरी ने ही कराया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और जब मैं नौकरी ज्वाइन की तो मैंने पहले वो कैमरा हथियाया और उसके कुछ सबूत इकट्ठे किए। उन औरतों को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि इनका काम अभी भी चुपचाप चल रहा है। मैंने बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर यह बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर है और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ भिजवा दिया, जो
मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ा जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाना जाए। गौरी की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट पर दोबारा ले लिया गया। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी जेलर की पोस्ट गौरी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी की पोस्ट मुझे दे दी गई। गौरी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। और अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम दोनों पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल अच्छा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।